हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हम जो केमिस्ट्री कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी की, उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछला वीडियो था वो टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पर हमारा बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इस वजह से यहाँ पर केमिस्ट्री का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। और चलिए आज से हम कंटिन्यू करते हैं। और ये जो चैप्टर है वो है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हम देखेंगे कार्बन क्या होता है। दोस्तों, ये जो चैप्टर होता है इसमें ज़्यादातर सभी स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री को 3 मेन भागों में बांटा गया है। आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, यानी कि आपके कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो उनमें से एक कार्बनिक रसायन यानी कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है कार्बन। और ये कार्बन है दोस्तों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में हम देखेंगे, कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं उसमें देखेंगे। फिर हम आईयूपीएसी प्रणाली, जो कार्बनिक, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनकी रूढ़ पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें पॉलीमर, यानी कि इनको पॉलीमर जो होते हैं, पॉलीमर कैसे बनाए जाते हैं। नाइलॉन 66 का नाम आपने सुना होगा। प्राकृतिक रबर कैसे बनाया जाता है उसका नाम आपने सुना होगा। तो पॉलीमर को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बन, उसका परिचय और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जितनी भी होंगी। और पॉसिबली जो आईयूपीएसी है मैं उसको बोर्ड पे ही कराने की कोशिश करूँगा। तो मैं पॉसिबली वीडियो शूट कर लूँगा, अगर आज पॉसिबल हुआ तो आज इवनिंग में या फिर कल। तो आईयूपीएसी बोर्ड पे ना बेहतर समझ आएगा, तो मैं एक बार फिर ये प्रयास करके देख लूँगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आपको ऐसे ही नोट्स के माध्यम से समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है जैव शक्ति का सिद्धांत, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बायो पावर थ्योरी। तो देखिए, बायो पावर थ्योरी थी वो बर्जिलिस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है, जैव शक्ति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये था एक बर्जिलियस। और ये सिद्धांत क्या था, बर्जिलियस ने ये कहा था कि जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जो सारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो दोस्तों आपके सभी जीवधारियों से बनाए जा सकते हैं, इनको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ये बर्जिलियस ने कहा था। क्या कहा था बर्जिलियस ने कि भाई प्रकृति में जो सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक कंपाउंड है, उनको केवल जीवधारियों से, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन्हीं से बना सकते हैं। मतलब जो जीवित व्यक्ति, जीवित जो भी जीव हैं, मतलब जीवित जीवधारी हैं, उन्हीं से बना सकते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे हो गए, हम हो गए, मानव जंतु, इन्हीं से बना सकते हैं। प्रयोगशाला में हम इनका निर्माण नहीं कर सकते। इसको बोलते थे जैव शक्ति का सिद्धांत। और ये बर्जिलियस ने कहा था। तो दोस्तों, ये बर्जिलियस ने कहा था। फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था होलर। और दोस्तों, होलर नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत का क्या किया था, खंडन किया था, मतलब इसको गलत बताया। तो उसने क्या कहा था, प्रयोगशाला में सबसे पहले जो बर्जिलियस नामक है, वो आपका होलर नामक वैज्ञानिक था। होलर, क्या नाम था दोस्तों, होलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। होलर नामक के वैज्ञानिक था जिसने ये कहा था कि हम कृत्रिम विधियों से भी जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको यहाँ पर बनाया जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले उन्होंने यूरिया बना के दिखाया था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ कौन सा था, यानी कि कौन सा आपका कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बना था, यह आपसे पूछा है। आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड कौन सा था पहला, तो आपको ध्यान रखना है यूरिया था। क्या था दोस्तों, यूरिया। और यूरिया को जो आपका होलर वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैसे बना के दिखाया था। इन्होंने देखिए, आपके अमोनियम सल्फेट थी, अमोनियम सल्फेट के अभिक्रिया कराई के CNO से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बना NH4 CNO और K2SO4। और दोस्तों NH4 CNO था, जब इसको इन्होंने गर्म किया, ठीक है, अमोनियम साइनोऑक्साइड, जब इन्होंने इसको गर्म किया तो यहाँ पर NH2CONH2, ये यूरिया बना। और यूरिया का सूत्र ये होता है दोस्तों NH2CONH2। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। यूरिया का सूत्र, ये वही यूरिया है जो हमारे मूत्र के अंदर यूरोक्रोम के रूप में उपस्थित रहता है। और इसी की वजह से हमारा जो मूत्र होता है वो पीले रंग का पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो था यहाँ पर बेसिक का कि सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ कौन सा था। अब चलते हैं कार्बन के बारे में, हम महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। कार्बन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि यों के यों परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला तो कार्बन के बारे में ये फैक्ट है कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें परमाणु संख्या 6 पर है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों, 6। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल 6 होता है, ठीक है। दूसरा, जो कार्बन होता है दोस्तों, उसका जो रासायनिक प्रतीक होता है, केमिकल सिंबल होता है, वो क्या होता है, कैपिटल C, ऐसे, ठीक है। क्या होता है, कैपिटल C, आपने देखा होगा CH4। तो ये जो C होता है ना, वो यही आपका होता है। चलिए,
अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे लिखते हैं। अब दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन है और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना वो सिखाया था, तब आपसे बोला था कि 1s है, इसमें भरते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में भर जाते हैं, फिर 2p में, फिर 3s में। तो यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सबसे पहले 1s में भरेंगे, तो 1s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 हो गए। 2s में 2 भर सकते हैं, कितने हो गए 4, और p में 6 भर सकते हैं, लेकिन इसके पास बचे कितने 2 2 4, कितने बचे 2, तो कितने हो गए 6। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है गाइज, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, आपको ध्यान रखना है। और अगर इसको कक्षाओं के आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम लिखे तो इसका कक्षाओं के आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा KLM, इसके रूप में लिखे ना तो होगा 2 4, क्या होगा 2 और 4, यानी कि 2 तो K कक्षा में और L कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आता है, यानी कि किस वर्ग में आता है। तो वर्ग संख्या 14 का ये तत्व है। वर्ग संख्या 14 में आपको पता है काशी गए, ये आपको ट्रिक बताई थी, काशी गए शंकर पार्वती। आपको पीरियड टेबल याद करने की में वीडियो मैंने बना दिया है, और पीरियड टेबल के टॉप 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, उनको आप देखेंगे तो और बेहतर आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो हम देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, और लेड, ये सब आपके किस में आते हैं वर्ग संख्या 14 में। तो कार्बन वर्ग संख्या 14 का तत्व है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए इसके बाद इसकी एक और फैक्ट है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, वो कितनी होती है। तो जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, उसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधार पर यहाँ पर स्थापित की जाती है। अब देखिए यहाँ पर 1s कक्षक है, ठीक है, 1 में देखिए केवल 1s होता है ना, 2 में होता है 2s और 2p। तो अंतिम कक्षा देखते हैं, तो अंतिम कक्षा इसकी है 2s और 2p। तो देखिए 2s और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4, और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए 8। तो यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है दोस्तों 4, क्या होती है 4, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो इसका अगला फैक्ट है वो ये है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। तो दोस्तों की ज्योमेट्री होती है वो होती है समचतुष्फलक। कैसी होती है, समचतुष्फलक। और ये ज्योमेट्री आपको दिख रही है, इसमें ऐसे कार्बन होते हैं, 4 कार्बन ऐसे जुड़े रहते हैं आपस में, अलग अलग सिरों पर 4 कार्बन जुड़े होते हैं, और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं दोस्तों समचतुष्फलक। क्या बोलते हैं, समचतुष्फलक। ठीक है, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ ग्रुप डी के, उससे आपने देखा होगा कि कार्बन की ज्योमेट्री में जो बंद कोण होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो दोस्तों बॉन्ड एंगल क्या होता है, बंद कोण क्या होता है। देखिए आपके कार्बन का एक कार्बन अन्य कार्बन जुड़ा था ना, इस प्रकार से एक कार्बन यहाँ जुड़ गया, एक ऐसे, तो ये कार्बन जुड़े रहते हैं ना। तो यहाँ पर ये आपने देखा होगा कि दो कार्बन परमाणु के बीच जो कोण पाया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच जो बंद होता है ना, ये जो कोण होता है दोस्तों, इनको बोलते हैं बंद कोण। क्या बोलते हैं, इसको बंद कोण बोलते हैं। और यहाँ पर कार्बन के लिए होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है, बंद कोण, बॉन्ड एंगल बहुत बार पूछा जाता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे उसमें, कि इसका श्रृंखलन गुण यानी कि सोशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सोशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन का श्रृंखलन गुण। तो दोस्तों कार्बन का श्रृंखलन गुण क्या होता है, कार्बन में एक विशेष गुण पाया जाता है जिसमें क्या करता है, बहुत सारे कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी चेन यानी कि एक लंबी श्रृंखला वाला यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो दोस्तों इस जो प्रवृत्ति रहती है, ये जो गुण होता है, इसको बोलते हैं कार्बन का श्रृंखलन गुण। यानी देखिए जैसे आपने देखे होंगे कार्बन के ऐसे बहुत सारी लंबी चेन देखी होगी, ऐसे CH2 CH2 CH3 ऐसे लंबी जो चेन होती है, तो यही जो गुण होता है इसको बोलते हैं इसका श्रृंखलन गुण यानी कि चेन प्रॉपर्टी। चैन प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको सोशल प्रॉपर्टी भी इसकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है कि कार्बन में बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर आपस में लंबी चैन बनाने का जो गुण होता है इसको क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं दोस्तों श्रृंखला गुण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो कार्बन है वो बंध कैसे कैसे बना सकता है। अब देखिए मैंने आपको कार्बन के बारे में बताया, तो कार्बन यहाँ पर मेनली 3 प्रकार के बॉन्ड है वो बना सकता है। पहला वो एकल बंध बना सकता है, तो अगर कार्बन दूसरे परमाणु के साथ एकल बंध बनाता है दोस्तों तो उसको बोलते हैं एल्केन। अगर द्विबंध बनाता है उसको बोलते हैं एल्कीन, और अगर त्रिबंध बनाता है उसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो बॉन्ड बनाते हैं, अगर सिंगल बंध पाया जाता है उसको बोलते हैं एल्केन, अगर द्विबंध पाया जाता है उसको बोलते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों एल्काइन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, सह संयोजक बंध बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, सह संयोजक बंध। और ये जो सह संयोजक बंध बनाता है वो मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी दोस्तों हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखिए नाम से पता लग रहा है
हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं उन्हीं को ही दोस्तों बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलके जो यौगिक बनाते हैं, जो कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको दोस्तों हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखिए आपका जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से और अन्य यौगिकों से बहुत प्रकार से जुड़ सकता है। तो कैसे कैसे जुड़ सकता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए एकल संयोजी परमाणु से, अगर ऐसा कोई परमाणु हो जिसकी संयोजकता क्या होती है दोस्तों, एक होती है, सिंगल होती है, तो अगर उससे जुड़ेगा तो बताइए कितने परमाणु जुड़ेंगे। देखिए कार्बन है उसकी संयोजकता होती है 4, और ऐसे परमाणु जिनकी संयोजकता एक एक होती है तो कितने जुड़ेंगे, 4। तो यहाँ पर देखिए CH4 है, CCl4 है। मान लीजिए अगर कार्बन के साथ कोई ऐसा परमाणु जुड़ता है जिसकी संयोजकता है 2, तो बताइए फिर कितने जुड़ेंगे, फिर जुड़ेंगे 2, क्योंकि देखिए 2 × 2 = 4 हो जाएंगे ना। जैसे आपने देखेंगे CO2 होता है, उसकी संयोजकता होती है आपके CO2 में ऐसे होता है, तो 2 इधर जुड़ गए, 2 इधर, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ गया, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ गया, तो 2 बंद इधर बना लिए, 2 बंद इधर बना लिए, मतलब 4 बंद बन गए। तो आपको ध्यान रखना है टोटली जो कार्बन है वो 4 बंद बनाएगा कैसे भी। ऐसे देखिए मान लीजिए त्रिसंयोजी से जुड़ गया, तो देखिए इसमें देखिए आप, इसमें आप देखिए 4 बंद बनाने हैं टोटल, तो 3 तो नाइट्रोजन से बना लिए और एक हाइड्रोजन से बना लिया, मतलब टोटल इसको 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है गाइस, अब चलिए इसके बाद देखते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन के बारे में अभी मैंने बताया था, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को मेनली गाइस 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है नॉन चक्रीय, नॉन चक्रीय मतलब नॉन साइक्लिक। अब नॉन साइक्लिक क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो एक सीधी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। सीधी मतलब कैसे, एक चेन के रूप में, जैसे आपने देखा होगा CH3 CH2 CH3, तो एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ये सारे सारे होते हैं ना दोस्तों, इनको बोलते हैं अचक्रीय मतलब नॉन साइक्लिक। अब अचक्रीय होते हैं दोस्तों, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे, एक होते हैं संतृप्त, एक होते हैं असंतृप्त। अब संतृप्त क्या होते हैं, संतृप्त ऐसे होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, एकल बंध मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, तो दोस्तों इनको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिनके बीच एकल बंध पाया जाता है उन्हें बोलते हैं एल्केन। ठीक है, ये आते हैं संतृप्त के अंदर। और असंतृप्त के अंदर आते हैं आपके 2, एक तो एल्कीन और एक एल्काइन। तो आपको ध्यान रखना है एल्कीन क्या होता है, जिनमें आपके द्विबंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, द्विबंध पाए जाते हैं, वो होते हैं आपके एल्कीन। और त्रिबंध जिनमें पाए जाते हैं वो होते हैं एल्काइन। तो ये होते हैं आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और कई बार गाइस क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछते हैं बताइए ये संतृप्त है या असंतृप्त। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर उसके पीछे एन लग रहा है, क्या लग रहा है, एन, जैसे पेंटेन, ठीक है, पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, मेथेन, प्रोपेन, अगर एन पीछे आ रहा है ना, एन, ये इसका अनुलग्न जो होता है वो होता है एन। अगर एन पीछे आ रहा है तो वो होता है संतृप्त। संतृप्त का मतलब सैचुरेटेड, ठीक है, और असंतृप्त का मतलब नॉन सैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड में आएंगे आपके ईन और आइन, मतलब जैसे ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, मिथाइन, ठीक है, ये आपके आते हैं किसमें, असंतृप्त में। आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद दोस्तों दूसरा जो प्रकार है वो होता है चक्रीय मतलब साइक्लिक। अब ये चक्रीय क्या रोग होते हैं, चक्रीय का मतलब ऐसे ऐसे कंपाउंड जो एक आपके आकृति के अंदर पैक रहते हैं। जैसे आपने देखा हो, देखिए इसको बोलते हैं आपके ये साइक्लोब्यूटेन, ये होता है इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, ये होता है इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे जो भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों चक्रीय। क्या बोलते हैं, साइक्लिक। वो क्या होते हैं, एक संरचना के अंदर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज इस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे, एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो देखिए एलिफेटिक क्या होते हैं, एलिफेटिक ऐसे चक्रीय यौगिक होते हैं जो बिना धुआं के साथ जलते हैं। मतलब जब आपको जलाओगे, उनको आग में जलाओगे, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो धुआं नहीं देते हैं, धुआं नहीं देते हैं, फॉग नहीं देते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जब उनको जलाते हैं तो वो काली धुआं देते हैं। कैसे देते हैं दोस्तों, काली धुआं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इनका नामकरण। तो नामकरण को मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, नामकरण फिलहाल हम नहीं देखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको, तो नामकरण की 3 विधियां हैं, रूट पद्धति, आयुपेसी और व्युत्पन्न पद्धति। तो इसको तो मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा, तब आपको और बेहतर चीजें समझ आएंगी। इसलिए मैं इसको टॉपिक को अभी मिस कर देता हूँ और आपको ले चलता हूँ आगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम बोर्ड पे समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर आपको पूरी चीज बताने की। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं कार्बन के अपर रूप के ऊपर। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं,
तो एक बार मैं अपर रूप की इंग्लिश देख लेता हूँ, आपको पता है इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है, फिर क्या अंग्रेजी वाले कमेंट करेंगे सर इंग्लिश में बताइए। इनको बोलते हैं दोस्तों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इनको एलोट्रोप्स यानी कि अपर रूप। अब देखिए अपर रूप होते क्या है, पहले तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए एलोट्रोप्स होते क्या है। तो देखिए एलोट्रोप्स क्या होते हैं, किसी तत्व के यानी कि एक ही एलिमेंट के दो या दो से अधिक रूप जो गुणों में एक दूसरे से भिन्नता रखते हो, मतलब एक ही पदार्थ है उसके अलग अलग रूप हैं, ठीक है, लेकिन उनके गुणों में कुछ डिफरेंट पाया जाता है दोस्तों, उन्हीं को बोलते हैं अपर रूप। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवानों को माना जाता है कि वो सारे एक के ही अवतार हैं। जैसे भगवान विष्णु के अवतार की बात करें तो भगवान राम, ठीक है, और भगवान कृष्ण, तो उनके रूप अलग अलग हैं लेकिन गुणों में भी क्या है दोस्तों डिफरेंट है, ठीक है, एक अलग गुण है एक के अलग गुण है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये चीज़ होती है अपर रूप, यानी कि ऐसे अपर रूप जो कि आपके एक दूसरे के गुणों में पर्याप्त डिफरेंट हो, मतलब उनके जो प्रॉपर्टीज हैं अगर वो डिफरेंट है गाइस तो उनको बोलते हैं अपर रूप, ठीक है, एलोट्रोप्स। चलिए तो यहाँ पर देखिए कार्बन के दो प्रकार के अपर रूप पाए जाते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय, एक होते हैं अक्रिस्टलीय, यानी क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ऐसे अपर रूप होते हैं जिनको आप किसी भी एंगल से देखोगे, ठीक है, यानी कि ऐसे अपर रूप जिनमें कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो निश्चित होती है, यानी कि आप उनको किसी भी एंगल से देखोगे है ना तो वो उनकी ज्योमेट्री आपको सेम ही दिखाई देती है, ऐसे अपर रूप को बोलते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। मतलब आप किसी भी एंगल से देख, जब पासा होता है ना पासा, तो आप पासे को चारों तरफ से किसी भी दिशा से देख लो आपको उसकी ज्योमेट्री सेम ही दिखाई देगी, तो ऐसे अपर रूप होते हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप, यानी कि जिनकी ज्योमेट्री होती है गाइस वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये आपके होते हैं तीन प्रकार के, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही बोलते हैं इंग्लिश में और फुलरिन को फुलरिन ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, जिनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, यानी कि ऐसे अपरूप जिनमें कार्बन की ज्योमेट्री होती है, कार्बन की ज्यामिति होती है, व्यवस्था होती है, वो फिक्स नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। और इनमें होते हैं आपके कोक, कोल, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, कार्बन गैस आदि, ठीक है, ये आपके अक्रिस्टलीय के उदाहरण हैं। तो इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलीय ही पढ़ने हैं, क्रिस्टलीय आपको दे रखे हैं और इनसे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हैं वो दोस्तों यो के यो आते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं हीरा डायमंड के बारे में। देखिए डायमंड के बारे में पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि यह कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म है, ठीक है। पूछे कि कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, इतने सारे अपर रूप पाए जाते हैं उनमें से, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है डायमंड यानी कि हीरा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्या है, सबसे कठोर पदार्थ, यानी कि इससे कठोर प्रकृति में कोई तत्व मौजूद, कोई पदार्थ मौजूद नहीं है। कठोर का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला इसमें चीज है, अगला फैक्ट है कार्बन के बारे में, वो ये है हीरे की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है। तो दोस्तों हीरे की ज्योमेट्री वो होती है चतुष्फलकीय। कैसी होती है, चतुष्फलकीय है। और चतुष्फलकीय को अंग्रेजी में देख लेता हूँ, इसको इंग्लिश में टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद में अगली चीज देखते हैं, ये सारी चीजें है ना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन यो की यो पूछी जाती है। अगला जो है ये क्वेश्चन आज ही की शिफ्ट में कराया था, आज या कल की शिफ्ट में, कि इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कार्बन की ज्योमेट्री होती है उसमें एक कार्बन कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो मैं आपको देखिए इसकी आकृति है वो दिखा देता हूँ, ये मैंने बना रखी है। देखिए अब देखिए ये कार्बन है एक बीच में, जैसे मैं आपको और छोटा करके दिखा देता हूँ। देखिए ये एक कार्बन है तो इसलिए देखिए आप एक कार्बन ये जुड़ रहा, एक ये जुड़ रहा, एक ये जुड़ रहा, एक ये जुड़ रहा, ऐसे हर कोई है वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे किसी को भी देख सकते हैं, इसको देखेंगे तो एक, आप किसी को भी देख लीजिए आपके 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। देखिए इसको देखिए 1 2 3 4, आप किसी को भी देखेंगे इसको देखिए 1 2 3 4, मतलब प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है इसकी ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर अब मेरे को आप ये बताइए कि यहाँ पर 4 कार्बन है, उसकी विशेषता होती है कि इसमें 4 संयोजकता होती है और चारों के चारों ही आपके अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। तो क्या इसमें विद्युत का चालन होगा या नहीं, तो आपको ये चीज़ जान रखनी है कि विद्युत का चालन उन्हीं पदार्थों में होता है, उन्हीं तत्वों में होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखिए ये आपके बात कर रहे हैं हीरे की, तो हीरे में दोस्तों यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 इसके संयोजकता है और 4 के 4 ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए विद्युत का चालन ये नहीं करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चालक नहीं होगी, ये आपके कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होता है। चलिए
अगला जो है इसके बारे में वो है कि हीरे का निर्माण कैसे किया जाता है। तो हीरे का निर्माण दोस्तों शुद्ध कार्बन जो होता है, प्योर कार्बन, उसको उच्च दाब और उच्च ताप पर उपचारित करते हैं, इनकी आपस में रिएक्शन कराते हैं, तब जाकर दोस्तों हीरे का निर्माण होता है। आपको पता है कि हीरे का निर्माण जब धरती में से बहुत सारे निकलते हैं, आपने देखा होगा जो कोहिनूर हीरा था वो गोलकुंडा खानों से निकला था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, हीरे आपके जब पेड़ पौधे जलकर मर गए थे नीचे, कोयले का निर्माण जैसे हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पर जो हीरा था वो भी आपके धरती के अंदर से निकलता है। तो वहाँ पर शुद्ध कार्बन था, जब उसका उच्च दाब और उत्ताप ग्रहण कर लेता है तो आपका हीरे का निर्माण दोस्तों होता है। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं, इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए हीरे का उपयोग पहले तो कांच काटने में, कांच आपको पता है कांच जो उद्योग होता है वहाँ पर कांच को काटने में कटर जो बनाई जाती है, ठीक है, आपने देखो जो कटर होती है गाइस वो होती है आपकी हीरे की, ठीक है। दूसरा फोनोग्राम की सुई बनाने में, तो फोनोग्राम एक यंत्र होता है और वो फोनोग्राम यंत्र होता है गाइस, उसकी सुई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फोनोग्राम एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र होता है। चलिए अगला है यहाँ पर पत्थर काटने की मशीन में। पत्थर काटने में जब कठोर पत्थर आ जाते हैं तो उनको काटा नहीं जा सकता, इस वजह से वहाँ पर जो हीरा है, हीरा कठोर पदार्थ होता है, तो इसकी यहाँ पर कटर मशीन में पत्थरों काटने में किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है रत्न आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है, हीरा, पन्ना, जवाहरात है, मोती, इनका ये तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो देखते हैं वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ग्रेफाइट एक ऐसा स्वरूप होता है जो कि विद्युत का क्या होता है दोस्तों, चालक होता है। चालक मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है। क्यों बहती है, इसका कारण ये होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो षटफलकीय होती है, और षटफलकीय ज्योमेट्री होने के कारण इसका प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। चलिए मैं इसकी आपको एक बार चित्र है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इसकी षटफलक संरचना। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कार्बन 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी आप किसी को भी देखेंगे, इसको देखेंगे तो 1 2 3 जुड़ा हुआ है, इसको देखेंगे तो 1 2 3, इसमें सारे कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, 4 इसकी संयोजकता है, 3 इसने बंद बना रखे हैं, तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? तो गाइस इसके पास 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसी की वजह से इसमें विद्युत धारा बहती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एकमात्र आपका विद्युत का चालक होता है, ये आपका अपर रूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप होता है जो चिकना होता है, मुलायम होता है और काला होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चिकना पदार्थ होता है, काला होता है, चमकीला होता है और भृंगुर प्रकृति का होता है। भृंगुर का मतलब इसको अगर दाब लगाएंगे, बल लगाएंगे दोस्तों टूट जाता है, बहुत ही भृंगुर प्रकृति का होता है। चलिए इसका उपयोग देखते हैं, उपयोग कहाँ। तो पेंसिल बनाने में, आप जो पेंसिल देखते हैं, ठीक है, जो पेंसिल होती है गाइस, ठीक है, तो उसमें आप बीच में काला काला देखते होंगे पेंसिल के अंदर, तो जो काला काला पाया जाता है पेंसिल के अंदर वो आपका होता है, उसको में ग्रेफाइट अंदर पाया जाता है। दूसरा शुष्क स्नेहक के रूप में। अब देखिए स्नेहक क्या होते हैं, शुष्क स्नेहक क्या होता है, देखिए हमारे क्या होता है, मान लीजिए हमारी मोटरसाइकिल है, कोई कार है, या हमारे कोई पुराने कोई मशीन है, तो क्या हो जाते हैं कि वो जब चलते हैं पुराने हो जाते हैं तो उनमें आप देखते हो हम तेल डाल देते हैं, ग्रीस डाल देते हैं, ग्रीस, ठीक है, तेल ग्रीस। तो दोस्तों इन्हीं को ही बोलते हैं स्नेहक, ठीक है, स्नेहक इन्हीं को बोलते हैं। आपकी कोई गरारी है, ठीक है, तो वो नहीं चल रही है तो गाइस उनमें हम तेल डाल देते हैं ना, इन्हीं को ही बोलते हैं आपके स्नेहक। तो शुष्क का मतलब होता है सूखा स्नेहक। तो जो आपका ग्रेफाइट होता है वो एक शुष्क स्नेहक भी होता है, सूखा स्नेहक भी होता है। अगला इसका उपयोग है इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड आपने देखे होंगे, यहाँ पर विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है, तो आपने देखे होंगे ऐसे बीकर में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, 2, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो यहाँ पर ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रॉन बनाने में उपयोग किया जा सकता है। इसका अलावा दोस्तों परमाणु भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी क्या होती है, परमाणु भट्टी उच्च तापमान प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है दोस्तों, जो अभिक्रिया होती है वो ज़्यादा तेज हो जाती है, तो वहाँ पर एक मंदक की जरूरत पड़ती है। मंदक को बोलते हैं तो मॉडरेटर बोलते हैं, मंदक को ना ठंडा करने वाला, जो अभिक्रिया को शांत करे। तो इसमें आपका जो ग्रेफाइट है उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है परमाणु भट्टी के अंदर, एटॉम भट्टी के अंदर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं जो कि आपका है फुलरिन, ठीक है। अब देखिए फुलरिन क्या होता है, फुलरिन की संरचना होती है गाइस वो फुटबॉल की तरह होती है।
फुटबॉल की तरह भी होती है, गुंबद की तरह भी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो कार्बन है उसका कौन सा स्वरूप होता है, इसकी ज्योमेट्रिक गुंबद की तरह होती है, तो गुंबद की तरह या फिर आपके फुटबॉल की तरह या वॉलीबॉल की तरह ना, गोल जैसे किसी भी आपका उदाहरण देते गोल का अगर दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है वो होता है फुलरिन। और इसका नाम दोस्तों बंकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया था। एक व्यक्ति थे बंकमिंस्टर फुलरिन, तो उन्हीं के आधार पर इनका नाम रखा गया था फुलरिन, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछ जाता है यहाँ पर, देखिए इसका सबसे स्थायी रूप कौन सा होता है। देखिए जो फुलरिन होता है उसमें कार्बन संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना, 60 होती है, 70 होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर इसका जो सबसे स्थायी होता है, परमानेंट जो होता है वो गाइज होता है C60, यानी कि फुलरिन की वो ज्योमेट्री जिसमें 60 कार्बन होते हैं वो दोस्तों सबसे स्थायी होता है। और इसकी संरचना को वॉलीबॉल संरचना भी कहते हैं। मैं आपको एक बार फुलरिन की ज्योमेट्री वो दिखा देता हूं। तो गाइज ये होती है आपकी फुलरिन की ज्योमेट्री, और इस ज्योमेट्री में आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे कार्बन है आपस में जुड़े हुए हैं। तो गाइज यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए होते हैं, तो जिसमें आपके 60 कार्बन जुड़े होते हैं, कितने 60 कार्बन जिसमें जुड़े होते हैं, वो दोस्तों का आपका फुलरिन होता है वो सबसे अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। आपको ध्यान रखना है। ये आपका फुलरिन की ज्योमेट्री आपको दिख रही है गाइज, ठीक है, दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर कार्बन है वो फुलरिन के बॉल की तरह आपको दिख रहा होगा घूमता हुआ, तो ये आपके होता है फुलरिन। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो फुलरिन का उपयोग दोस्तों यहाँ पर देखिए होता है, पहला प्राकृतिक गैस का शुद्धिकरण में। जो गैसें होती है हमारी प्राकृतिक गैस, तो उनका शुद्धिकरण करने में दोस्तों फुलरिन का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा उपयोग आणविक बीयरिंग में, ठीक है। बेरिंग तो आप जानते ही हैं, तो आणविक जो बेरिंग होती है, ठीक है, आणविक एटॉमिक जो बनी होती है, मॉलिक्यूल बेरिंग जो होती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों अति चालकता की स्थिति को दूर करने में, अति चालकता क्या होती है, अति चालकता एक ऐसी स्थिति होती है कि ये आपके कुछ पदार्थ होते हैं, जब उनमें हम विद्युत धारा देते हैं ना, तो होता क्या है उनका जब तापमान क्या करते हैं गाइस, कम करते हैं। वो तापमान जब बढ़ाते हैं तो उनमें क्या होता है, चालकता बढ़ती जाती है। तो अगर हम उनकी जो तापमान है उसको इंक्रीज करते जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर उनकी चालकता गाइस अनंत हो जाती है और उनका प्रतिरोध 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका प्रतिरोध तो 0 हो जाता है, लेकिन उनकी चालकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको अनंत चालकता भी बोल सकते हैं। तो उस स्थिति को दूर करने में भी आपके फुलरिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर ये हमने देखा। चलिए यहाँ पर इसके बाद हम कार्बन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो उपयोगी कार्बन यौगिक हैं उनके बारे में हम कल देखेंगे। फ्रियोन क्या होता है, CNG क्या होती है, LPG गैस क्या होती है, प्राकृतिक रबड़, नाइलॉन 66, इनके बारे में हम देखेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में मैं आपको यहाँ पर जो IUPAC प्रणाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। ब्लैक बोर्ड के बिना ये क्लास आपको बताइए नोट्स के माध्यम से। आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।